बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और हमारा लेक्चर नंबर 28 है। तो आपका वो डेटाबेस का सारा वो 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं कि क्या है उसके अंदर, जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन सी, के सी के अंदर फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ स्ट्रीम, इलस्ट्रेट डिफरेंट बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम। अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल इज नोन एज स्ट्रीम। जो लॉजिकल इंटरफेस होता है किसी भी फाइल का, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ डाटा, ये डाटा का फ्लो है। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। और जो एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर के अंदर, उसे हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम कंप्यूटर फॉर आउटपुट डिवाइस, और जो टू आउटपुट डिवाइस के लिए जो से कैरेक्टर का सीक्वेंस है उसे हम आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। A stream is associated with the file using as open operation. The stream is disassociated from a file using a close operation. इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है टेक्स्ट स्ट्रीम और दूसरी है बाइनरी स्ट्रीम। अब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट स्ट्रीम के मतलब कि टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है। A text stream is a sequence of characters। जो टेक्स्ट स्ट्रीम है वो कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। A certain characters translation many occur in a text string. For example, a new line may be covered to a carry return line feed pair. It means that there may not be a one-to-one relation between the written characters and the characters in external device. नंबर 2 पे है बाइनरी स्ट्रीम। बाइनरी स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। जो बाइनरी स्ट्रीम है वो सीक्वेंस है बाइट्स का। द ट्रांसलेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन बाइनरी स्ट्रीम। ट्रांसलेशन जो है वो बाइनरी स्ट्रीम में परफॉर्म नहीं होती। इट एग्जिस्ट विद अ 1-to-1 correspondence to the external device. It means that the number of bytes written or read in the same as the number of bytes on the external device. However, an implementation defined number of bytes may be appended to binary stream. आगे इसका नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी स्ट्रीम। सबसे पहले टेक्स्ट की तरफ आते हैं। टेक्स्ट है इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और बाइनरी स्ट्रीम जो है वो है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। आप लोगों को पता है कि 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाती हैं। और टेक्स्ट स्ट्रीम में इट डज नॉट हैव 1-to-1 रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल डिवाइस। और जो बाइनरी स्ट्रीम है ये 1-to-1 रिलेशनशिप एक्सटर्नल डिवाइस में इसका होता है। टेक्स्ट स्ट्रीम की तरफ आते हैं। आ सर्टेन कैरेक्टर्स ट्रांसलेशन में अकर इन अ टेक्स्ट स्ट्रीम, और बाइनरी स्ट्रीम के अंदर नो ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम इट इज लेस एफिशिएंट देन बाइनरी स्ट्रीम, और बाइनरी स्ट्रीम इज मोर एफिशिएंट देन टेक्स्ट स्ट्रीम। और टेक्स्ट स्ट्रीम कैन बी यूज ओनली फॉर टेक्स्ट डाटा, और बाइनरी स्ट्रीम इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सेस मेथड। इसमें जो दो एक्सेस मेथड हैं, एक है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेथड। तो द वे इन विच अ फाइल कैन बी एक्सेस इन इज कॉल्ड फाइल एक्सेस मेथड, के ऐसा रास्ता जिसके जरिए से हम फाइल को एक्सेस करते हैं
उसको हम एक्सेस मेथड कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फाइल। सबसे पहले आ गई सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। Sequential access method is used to access data in the same sequence in which it is stored in file. This method reads and writes data in a sequence. In order to read the last record, it has to read a record stored before the last record. It is a simple but slow, the time-consuming method. A such operation with the sequential access method may be take a lot of time. Sequential access method में कि sequentially हम जो है ना वो फाइल्स को सर्च करेंगे कि पहले एक, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी। सारी बातें इस तरह करने से हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा इस वजह से। तो नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेथड। कि रैंडम एक्सेस मेथड क्या है, तो हम रैंडम एक्सेस मेथड को पढ़ते हैं कि रैंडम एक्सेस मेथड में क्या है। रैंडम एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस एनी डाटा आइटम डायरेक्टली विदाउट एक्सेसिंग दी प्रीसीडिंग डाटा। यानी कि रैंडम एक्सेस मेथड में आप इस तरह करेंगे कि आप डाटा को डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर लेंगे। This method does not read or write data in sequence. इस मेथड के अंदर डाटा को हम सीक्वेंशियली रीड और राइट नहीं करेंगे। It is very fast access method as compared to sequential access method. ये मेथड बहुत ज़्यादा फास्ट है as compared to sequential access method के। A searching operation with random access method takes far less time to find a data item. अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू लाइन एंड EOF मार्कर इन फाइल्स। EOF ऑफ टेक्स्ट फाइल इज नेम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स saved in secondary storage such as disks. The text file has no fixed size. जो टेक्स्ट फाइल है उसका कोई फिक्स साइज नहीं होता। द एंड ऑफ फाइल इज अ स्पेशल कैरेक्टर। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। इट इज प्लेस आफ्टर द लास्ट कैरेक्टर इन द फाइल। इट इज एडिड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द फाइल। अ कांस्टेंट EOF represent end of file character. End of file is frequently used in a C program is find the end of the file. एग्जाम्पल इसकी क्या है कि हम while को यूज करेंगे, दो स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, अंदर वेरिएबल कैरेक्टर लिखेंगे 4 और उसके बाद f get और इन लिखेंगे। उसके बाद नॉट का साइन लगाएंगे इज इक्वल टू एंड ऑफ कैरेक्टर EOF लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे %C, क्योंकि आप लोगों को पता है कि %C उस वक्त लिखते हैं जिस वक्त हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, और CH वेरिएबल को लिख के सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। The above loop will continuously to execute until it finds the EOF character. न्यू लाइन। अब हम न्यू लाइन की तरफ आते हैं कि न्यू लाइन क्या काम करती है। The enter key is used to move the cursor to the next line to the text editor such as notepad. जो enter key है वो इसलिए यूज होती है कि ये कर्सर को नई लाइन पे कर्सर को ले आती है, जो कि टेक्स्ट एडिटर जैसे कि वर्ड में या नोटपैड के अंदर। A new line character is placed at the end of each line when the user press enter key. The new line is denoted by /n in C. आप लोगों को ये पता है, जब मैं प्रोग्रामिंग आप लोगों को पढ़ा रहा तो मैंने बार बार ये चीज बताई थी कि /n जो है वो एंटर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि न्यू लाइन के अंदर जो कर्सर जो है ना वो नई लाइन पे आ जाता है। तो आगे ये उन्होंने एक दिया हुआ है, आई लव पाकिस्तान
/n और उसके बाद I am a student /n और उसके बाद I work hard /n और उसके बाद may Allah bless us EOF। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा फाइल, व्हाई आर फाइल्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइल्स। डाटा फाइल, अ डाटा फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। डाटा फाइल जो है वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स की कलेक्शन होता है। अ रिकॉर्ड कंटेन्स डाटा अबाउट एन एंटिटी। डाटा फाइल कैन बी यूज टू सेव एनी टाइप ऑफ डाटा। डाटा फाइल जो है उसके अंदर किसी भी किस्म का डाटा जो है उसको सेव किया जा सकता है। फाइल आर स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज और फाइल्स जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होती हैं। दी डाटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स परमानेंटली और जो डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। नॉर्मली या प्रोग्राम इनपुट डाटा फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल्स। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज टेम्परेरी। When the program and all data stored in the variable is also be destroyed। तो ये कह रहा है कि आमतौर पर इस तरह होता है कि अगर आप प्रोग्राम के अंदर एक डाटा को की इनपुट देते हैं तो वो डाटा जो है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है और जैसे ही और इन वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे ही ये प्रोग्राम एंड होता है वो जो डाटा जो वेरिएबल्स के अंदर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द यूजर हैज टू इनपुट डाटा अगेन फ्रॉम कीबोर्ड व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट नेक्स्ट टाइम। और अगर हम प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें दोबारा से वही डाटा प्रोग्राम के अंदर एंटर करना पड़ता है। द डाटा हैज टू बी एंटर्ड ईच टाइम प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। और हमें डाटा जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें दोबारा, क्योंकि डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर ये टेम्परेरी स्टोर होता है। इस वजह से जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो डाटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाया करेगा और जितनी मरतबा भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा से उतनी मरतबा ही हम फिर नए सिरे से डाटा को उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। और ये एक टाइम का बहुत ज़्यादा ज़या भी है इसमें कि एक चीज़ जो आपने पहले कर ली है, एग्जीक्यूशन कर लिया, अगर बाद में उसको आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आपको बार बार वो डाटा जो है उसके अंदर एंटर करना पड़ रहा है। The user may also type wrong data at different time। और ये भी मुमकिन है कि यूजर एक मरतबा तो प्रोग्राम के अंदर यूजर ने डाटा सही एंटर कर लिया, जब दूसरी मरतबा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ उस दफा यूजर से वो डाटा सही तरह से एंटर नहीं हुआ और रॉन्ग इनपुट दे दी जिस वजह से रॉन्ग आउटपुट आ गई। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो नए सिरे से वही डाटा देना पड़ेगा और बाज़ औक़ात वो मिस्टेक भी हो सकती है वो डाटा देने में। यूज ऑफ डाटा फाइल, अ डाटा फाइल कैन बी यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू अ प्रोग्राम। डाटा फाइल जो है वो प्रोग्राम के अंदर इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है। इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम परमानेंटली। और प्रोग्राम को परमानेंटली जो आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इफ अ प्रोग्राम गेट्स इनपुट फ्रॉम अ फाइल, अगर एक प्रोग्राम इनपुट लेता है फाइल से कीबोर्ड की बजाय, इट विल गेट द सेम डाटा ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूट। तो वो हर मर्तबा सेम ही डाटा को एग्जीक्यूट करेगा। देयर विल बी फार लेस चेंज ऑफ एरर। और इस वजह से एरर्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि वो इस तरह है कि अगर आपको ये चीज़ मैं पहले भी वो डिस्कस की है कि इस तरह होगा कि जैसे कि हम क्लास के अंदर प्रोग्राम करते रहे, जैसे कि टेबल का एक मरतबा प्रोग्राम बनाया था, ठीक है ना,
तो हम टेबल के अंदर एक टेबल फॉर एग्जाम्पल हमने 3 का टेबल प्रिंट करवाना था, तो 3 का टेबल एंटर किया, 3 का टेबल प्रिंट हो गया। अब प्रोग्राम बंद हो गया, प्रोग्राम को जब फिर एग्जीक्यूट किया हमें फिर 3 एंटर करना पड़ेगा, फिर जब एग्जीक्यूट किया फिर 3 एंटर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर वो फाइल के अंदर सेव हो सारा तो वो फाइल से एक्सेस करे। हो सकता है कि कल हम जब दोबारा करने लगे मुझे याद नहीं रहे कि हमने कौन सा टेबल एंटर किया था, हम 3 की जगह पे 4 एंटर कर दें, तो इससे ये एरर है जाने पर इस तरह आ जाएगा। तो अगर फाइल के अंदर सेव होगा तो वो अगर हमने 3 का टेबल एंटर किया था यानी कि 3 एंटर किया था, जिसकी वजह से 3 का टेबल प्रिंट होकर हमारे पास एक आउटपुट आई थी, तो फाइल के अंदर अगर सेव होगा तो वो जब हम फाइल के जरिए उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमेशा 3 के टेबल को ही लेके आएगा, जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कल हाजिर होंगे। तो आप लोगों को ये एक चीज बताता चलूं कि ये आपका जो 14 चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। बाकी आपकी बुक के सारे के लेक्चर्स हो चुकी हैं, कुछ क्लास में हो चुके हैं, कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स हो चुके हैं, और आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि लाजमी लेक्चर्स को सुने और अपनी बुक को सामने रख के तो उन लेक्चर्स को सुने ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आए। और ये ना हो कि जब आप आए तो आपको पता ही कुछ ना हो, तो ये इस तरह ना करें। इनके MCQs, इनके शॉर्ट क्वेश्चन, इनके लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद करें, अच्छी तरह से याद करें, और जो क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है वो मैं आप लोगों को बार बार बताता रहूँगा कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अल्लाह हाफिज़।